नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन खबर तो समझिए। और सबसे पहले आज बीपीएससी पेपर लीक को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी की बात करेंगे। दरअसल बीपीएससी पेपर लीक मामले में आयोग की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पीटी परीक्षा में आयोग से बड़ी चूक हुई है। 1 घंटे पहले पेपर देने का आदेश सामने आया। 10:50 पर पेपर देने का आदेश था और 11:50 बजे ये पेपर देना था, लेकिन इन दोनों ही वक्त में काफी लंबा डिफरेंस नजर आया है। न्यूज 18 ने ये आयोग पत्र सामने देखा और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार 10:50 उसमें वक्त लिखा गया और 11:50 में देने की बात सामने आई थी, यानी कि करीब 1 घंटे 10 मिनट पहले बच्चों को पेपर का वितरण किया गया। लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये परीक्षा कंडक्ट कराई थी, 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, ये देखिए फॉर्मेट न्यूज 18 के हाथ लगी है और इस फॉर्मेट में आपको सब कुछ सच्चाई पता चल जाएगा। तो दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा होनी थी और उसके बाद जो प्रश्न पत्र देने का जो वक्त था, यानी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हॉल में 11:50 के बाद जो सील बंद लिफाफा है उसे वीक्षकों को, केंद्राधीक्षकों को हॉल में पहुंचाना था। लेकिन जो हमारे हाथ जो पत्र लगी है उसमें आप देख सकते हैं कि 10:50 बजे पूर्वाहन यानी 10:50 में ही बीपीएससी यानी आयोग ने मुख्य वीक्षकों को यह भेज दिया था कि आपको ये 10:50 में परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र दे देना है। तो ये लापरवाही जो है आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है और बीपीएससी ने ही आदेश दिया था, यानी दोपहर 12 बजे से जहां परीक्षा होनी थी और जिस तरह से प्रश्न पत्र वायरल हुआ, बाद में प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया। कहा जा रहा है कि 11:15 के बाद जो आर्थिक अपराध इकाई है उस जितने भी लोग हैं जिन्होंने वायरल किया है उसकी तलाश की और उसका गिरफ्तारी भी हुई है। आप समझ सकते हैं कि दोपहर 12 बजे से एग्जाम शुरू होने वाली थी और उसके बाद 11:50 तक यह आदेश देना था, लेकिन भूलवश कहिए, गलती कहिए, लापरवाही कहिए कि 11:50 के बदले यहां पर 10:50 का आदेश जारी हो गया और यह पत्र न्यूज 18 के हाथ लगा है। तो निश्चित रूप से हम सवाल उठा रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई अभी जो तमाम बिंदु हैं उसको लेकर जांच कर रही है, लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई की जांच जो है इस दिशा में मुड़ सकती है क्योंकि आयोग की सबसे बड़ी लापरवाही हुई है और आयोग के जो लापरवाह अधिकारी हैं, चाहे वो जो भी हों, उनके द्वारा ये पत्र जो है फॉर्मेट जो है यहां से फॉरवर्ड किया गया था तमाम केंद्राधीक्षक के पास। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि जिन 4 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, उन पर लापरवाही का इल्जाम लगा है, उनकी गिरफ्तारी अब कहीं ना कहीं अब उसके बाद दिशा चेंज होती है, क्या उन्हें राहत मिल पाती है और आयोग के जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होती है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई को अब इन बिंदुओं पर जांच करना जरूरी हो गया है। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब खबर तो समझिए। 8 मई को 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा थी। करीब 5 से 6 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 घंटे तक परीक्षा होनी थी। सील बंद लिफाफे में जो पेपर आता है उसे 10 मिनट पहले इन्विजिलेटर्स को देना होता है, लेकिन बीपीएससी ने 10:50 यानी कि परीक्षा से 1 घंटे पहले ही पेपर देने का आदेश दे दिया। बीपीएससी के इस तरह के कारनामे ही सवाल खड़ा करने का मौका देते हैं और इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और चलिए अब आगे की खबर बताते हैं। बीपीएससी पेपर लीक कांड में एक और खुलासा करते हुए ईओयू ने और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दूसरे सामान भी बरामद किए गए। बीपीएससी पेपर लीक कांड में सबसे बड़ा खुलासा। $8 से 10 लाख में बेचे गए पेपर। सफलता दिलाने के नाम पर सौदेबाजी। इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को देखिए। इसमें 152 जीपीएस डिवाइस है, एक हिडन पैन कैमरा है,
एक मेटल डिटेक्टर, एक लैपटॉप, 5 पेन ड्राइव, 16 ईयरफोन है और भी बहुत कुछ। ये वही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनकी मदद से बीपीएससी के मुंह पर कालीख पोती गई और बिहार को शर्मसार कर दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान की माने तो इस पूरे मामले में अभी और भी कई गुत्थियां सुलझाई जा रही हैं और अभी और गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पूरे मामले की तह तक जाना आर्थिक अपराध इकाई के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। 8 मई को हुए बीपीएससी पेपर लीक कांड में आर्थिक अनुसंधान इकाई ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। ईओयू की जांच में ये बात सामने आई है कि पेपर लीक कांड को एक संगठित गिरोह ने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। इस गिरोह का सरगना है एनआईटी पटना से स्नातक आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव, जो पटना के लोहानीपुर में कंट्रोल रूम बनाकर पूरी साजिश को अंजाम दे रहा था। पिंटू यादव पहले भी ऐसे मामलों में कुख्यात रहा है। 2015 में इलाहाबाद के अध्यापक भर्ती घोटाला में भी पिंटू की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं इसके ऊपर 2020 में हुए मुंगेर हत्याकांड का भी आरोप है। तो यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले का उद्भेदन करना आर्थिक अपराध इकाई के लिए भले ही चुनौती बना हुआ हो, लेकिन टीम धीरे धीरे एक एक कर आगे बढ़ती जा रही है। ईओयू की टीम ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें पटना के विकास भवन के कृषि विभाग में तैनात राजेश कुमार हैं, जगदेव पथ का निशिकांत कुमार राय, देसरी का शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह और औरंगाबाद से सुधीर कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले भी भोजपुर से 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे और इस पूरे मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईओयू की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक कर कई राज खुलते जा रहे हैं। जांच में ये बातें सामने आई कि प्रश्न और उत्तर बताने के लिए 8 से 10 लाख रुपए में डील की गई थी। हर कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए तक लिए गए। इन पैसों को अलग अलग खाते में मंगवाया गया था। इन सभी बैंक अकाउंट्स को ईओयू ने सीज कर लिया है और खातों के लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2,92,000 रुपए कैश, बैंक के 6 पासबुक भी जब्त किए गए। सूत्र बताते हैं कि पेपर लीक कांड की जांच की आंच कई सफेद पोशों तक पहुंचने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। 8 मई को बीपीएससी की पीटी परीक्षा का पेपर वायरल हुआ था। बीपीएससी की भद्द पीटी तो 3 घंटे की जांच के बाद ही परीक्षा रद्द कर दी गई। ईओयू ने तुरंत जांच का जिम्मा संभाला और परीक्षा के दिन आरा के कुंवर सिंह कॉलेज का वीडियो वायरल हुआ था और इसी वजह से शुरू में ही जांच टीम के रडार पर बड़हरा के बीडीओ और कुंवर सिंह कॉलेज के मजिस्ट्रेट थे। लेकिन जांच टीम को यह साफ अंदेशा था कि सिर्फ एक सेंटर से इतना बड़ा कांड तो नहीं हो सकता। टीम ने 12 मई 2022 को 2 मोबाइल नंबर पर एफआईआर दर्ज किया और एक नंबर से एक आईएएस को पेपर भेजा गया था और दूसरे से छात्र नेता दिलीप को। पूछताछ में यह साफ हो गया कि ये पेपर लीक कांड के पीछे एक पूरा गैंग काम कर रहा था, जिसने छात्रों से 1-2 नहीं बल्कि 10-10 लाख रुपए लेकर बीपीएससी का पेपर लीक किया। अब देखना यह है कि जांच की आंच आखिर कहां तक पहुंच पाती है और कौन कौन इस घेरे में आता है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार में लव जिहाद का मामला सामने आया है। बारसोई में एक मुस्लिम युवक फरहान अली सिद्दीकी पर नाम बदलकर एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है। आरोपी युवक लड़की को लेकर भाग रहा था, लेकिन हिंदू संगठनों की पहल पर आरपीएफ ने लड़की को रेस्क्यू कर लिया। कटिहार में लव जिहाद, फरहान बना राज, नाम बदलकर प्रेम का खेल। इस लड़के को ध्यान से देख लीजिए। नाम है फरहान अली सिद्दीकी, घर सिवान और काम लव जिहाद। इस भोले भाले चेहरे पर मत जाइए। इस चेहरे के पीछे
बहुत ही शातिर सोच काम कर रही है और वो है लव जिहाद का। आरोप है कि सिवान के रहने वाले फरहान अली सिद्दीकी ने नाम बदलकर कटिहार के बारसोई की नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे लेकर फरार होने की फिराक में था। लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरपीएफ की मदद से लड़की का रेस्क्यू कर फरहान को पुलिस के हवाले कर दिया। तो फरहान अली सिद्दीकी नाम है लड़के का, जिसने अपना नाम राज बताया था और एक नाबालिग लड़की, मैं नाम नहीं लूँगा, उसे अपना प्रेम जाल में उसने फंसाया। और लड़का, अब सोचने वाली बात है कि लड़का सिवान का है और लड़की बारसोई की है, तो सिवान और बारसोई कितनी दूरी है आप समझ सकते हैं। तो उसने ये सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से इन्होंने संपर्क उस लड़की से बनाया और इस लड़की को वो कल लेकर के भाग रहा था। सीमांचल में लव जिहाद एक ट्रेंड बनता जा रहा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बरारी, आजमनगर और खासकर बारसोई जैसे इलाकों से लगातार नाम और धर्म छुपाकर लड़कियों को भ्रमजाल में फंसाने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जीआरपी और पुलिस आंख मूंदे हुए है। अब इस मामले को ही देख लीजिए। कटिहार जीआरपी थाने में मामला दर्ज करने में ही 24 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। नाबालिग लड़की के पिता की मांग है कि फरहान जैसे लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए कि लव जिहाद आखिर होता क्या है। लव जिहाद यानी कि धर्मांतरण के मकसद से प्रेम का ढोंग करना या रचना, धर्मांतरण के लिए दूसरे धर्म की लड़की को प्रेम जाल में फंसाना और दूसरे धर्म की लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के लिए नाम बदल लेना। यही नहीं, लड़की को फंसाने के लिए उसके धर्म के प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माथे पर लाल चंदन या हाथ में कलावे का इस्तेमाल कर धोखा देने की कोशिश की जाती है। बढ़ते लव जिहाद के मामले को देखते हुए सबसे पहले यूपी ने धर्मांतरण कानून 2020 बनाया और कानून के मुताबिक छल से या जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। फिलहाल देश के यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे 9 राज्यों में धर्मांतरण का कानून है। सीमांचल इलाके में अक्सर लव जिहाद के मामले आते हैं। बीजेपी विधायक ने भी बिहार में भी धर्मांतरण कानून बनाने की मांग की थी, लेकिन अब तक ये कानून नहीं बन पाया है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करप्शन की क्वीन पूजा सिंघल की करप्शन का चैप्टर बेपर्दा होता जा रहा। अब जांच की आंच सियासी गलियारे तक पहुंच गई है। ईडी के रडार पर कई राजनीतिक हस्तियां हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूजा सिंघल के करप्शन के कितने चैप्टर, सियासी गलियारे तक पहुंची जांच की आंच। जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष पर ईडी की फांस। ईडी जांच की आंच अब राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंच चुकी है और रवि केजरीवाल आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जिनसे लंबे समय तक, अगर कहा जाए तो करीब 4 घंटे तक ईडी कार्यालय में पूछताछ होती रही। लंबे पूछताछ के बाद रवि केजरीवाल यहां से निकले, लेकिन मीडिया से जरा भी मुखातिब नहीं हुए और मीडिया के कैमरों से बचने का पूरा प्रयास उनके द्वारा किया गया। आईएएस पूजा सिंघल के करप्शन की काली दुनिया की जांच जारी है। काली कमाई की क्वीन पूजा सिंघल से ईडी के लगातार तीखे सवाल जारी है। अब इस जांच की आंच सियासी गलियारे तक पहुंच गई है। अब इस पूरे मामले में जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ईडी के फंदे में हैं। ईडी ने रवि केजरीवाल को समन जारी कर तीखे सवाल पूछे हैं। रवि केजरीवाल से ईडी ने पूजा सिंघल और अभिषेक झा से जुड़ी शेल कंपनियों को लेकर सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि रवि केजरीवाल का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब सरकार गिराने की साजिश के मामले में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने एफआईआर दर्ज कराया था और इस मामले में रामदास सोरेन ने रवि केजरीवाल का नाम लिया था। वहीं पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट में कई राज छिपे हैं।
बताया जा रहा है कि पूजा की व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कई राजनीतिक हस्तियों से मैसेज के जरिए बात हुई है। अब ईडी पूजा के व्हाट्सएप चैट के सियासी कनेक्शन खंगालने में जुटी हुई है। हो सकता है कि जल्द ईडी ऑफिस में कई राजनीतिक हस्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। ईडी सूत्रों की माने तो पूजा सिंघल और अभिषेक झा कई लोगों के खाते में अस्पताल निर्माण के दौरान पैसे ट्रांसफर किए थे, जिसमें कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। अब ईडी इन सभी लोगों को अलग अलग समन भेजकर पूछताछ कर सकती है। सीएस सुमन कुमार और पूजा सिंघल की रिमांड अवधि सोमवार को खत्म होने वाली है। ऐसे में ईडी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पूजा सिंघल से मिले पूछताछ के सबूतों के आधार पर ईडी लगातार कार्रवाई में जुटी है। यानी भ्रष्टाचार के अभी कई किस्से खुलने बाकी है। कई सफेद पोशों की नींद हराम होने वाली है। तो देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई अब किस दिशा की ओर जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और चलिए अब खबर तो समझिए। पूजा सिंघल झारखंड की 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और हेमंत सोरेन सरकार में पूजा सिंघल 3 विभाग की सचिव थी, जो बताने के लिए काफी है कि हेमंत सरकार में पूजा सिंघल कितनी ज्यादा प्रभावी थी। ईडी ने खूंटी के मनरेगा घोटाले की जांच शुरू की तो कई राज खुलने लगी। पहले ही दिन छापेमारी में पूजा सिंघल के पति के सीए के घर से 17.5 करोड़ कैश मिले। मामले में ईडी ने सीए सुमन कुमार और पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। पूजा सिंघल को रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ शुरू की तो सियासी कनेक्शन भी सामने आने लगा। ईडी ने जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल से पूछताछ की है और सूत्र बताते हैं कि पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से भी कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। मतलब कि कई सफेद पोशों की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और इस जांच प्रक्रिया में लगातार ईडी अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। और भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी, वो भी उस इंडोनेशिया को हराकर जिसने 14 बार इस खिताब को हासिल किया है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप का गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत ने खिताबी मुकाबले में 14 बार चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप पर कब्जा जमाया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजेता टीम को बधाई दी है। साथ ही टीम को 1 करोड़ के इनाम का भी ऐलान किया। 73 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं अपनी ओर से और सभी देशवासियों की ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसमें 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को तो 5 बार की चैंपियन मलेशिया और डेनमार्क को भी हराया है। ये छोटी नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार प्रयास, उनकी योजनाएं, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देने का काम, सुविधाएं देने का काम, मनोबल बढ़ाने का काम समय समय पर किया है और हमारे खिलाड़ियों ने भी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद दूसरा चैंपियनशिप जीतने का काम किया। मैं अपनी ओर से और खेल मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार कैश प्राइज टीम इंडिया के लिए घोषित करता हूं थॉमस कप जीतने पर। वहीं टीम की जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत के थॉमस कप जीतने पर पूरा देश उत्साहित है। हमारी कुशल टीम को बधाई और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। यह जीत कई आगामी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। और चलिए अब खबर तो समझिए कि भारत के लिए थॉमस कप जीतना कितना मायने रखता है। थॉमस कप बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जो 1949 में खेला जा रहा है। अब तक इस टूर्नामेंट पर इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क और मलेशिया जैसी टीमों का दबदबा रहा, लेकिन भारत ने 14 बार थॉमस कप जीतने वाली इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया। थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में भारतीय टीम पहली बार चैंपियन बनी है और भारतीय टीम थॉमस कप जीतने वाली 6ठी टीम भी बन गई है। यानी कि ये एक शानदार जीत भारत के लिए है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री सहित पूरे देश को गर्व है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।